Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 7th of August 2023. तो गाइज आज है तारीख 7 अगस्त 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को यह वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सेमाकाऊ आइलैंड को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। जो आधार कार्ड है इसको हम यूज़ कर सकते हैं सिटीजनशिप जो नागरिकता होती है और जो डोमिसाइल है जो आवास होता है इसके प्रूफ के तौर पर। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है एक बार अगर आधार नंबर इशू कर दिया जाता है, जो कि हमारी एक बॉडी होती है, एक अथॉरिटी होती है आधार नंबर इशू करने के लिए, तो जैसी वो अथॉरिटी किसी आधार नंबर को इशू करती है उस आधार नंबर को बाद में वो डीएक्टिवेट या फिर उसको छोड़ नहीं सकती। ये यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी दोनों स्टेटमेंट सही हैं या ऑप्शन नंबर डी दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों कल हर जगह पर जो ये न्यूज़ है वो लगातार ट्रेंड कर रही थी। हो क्या है, तो बिना इंटरनेट के मोबाइल पर आप लाइव टीवी देख सकोगे। आपने सोचा इस चीज़ को लेकर? काफ़ी लोग सोच रहे होंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि बिना इंटरनेट के लाइव टीवी कैसे चल जाएगा मोबाइल के अंदर में। लेकिन यहाँ पर एक नई टेक्निक है जिसको हम लोग जानते हैं D2M के नाम से। आपने D2H तो सुना होगा, डायरेक्ट टू होम, लेकिन उसी की तरह यहाँ पर ये एक और टेक्नोलॉजी है जिसको हम D2M यानी डायरेक्ट टू मोबाइल के नाम से जानते हैं। तो सरकार अभी इसी D2M टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही है कि कैसे जो लाइव टीवी है वो फ़ोन पर चलाया जा सके बिना किसी इंटरनेट के, और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा और प्लस इसकी ज़रूरत क्या है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे ढेर सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं इस टॉपिक को लेकर वो लगातार पब्लिश हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक टाइम्स ने कल ही पब्लिश किया है, गवर्नमेंट एक्सप्लोर्स डायरेक्ट टू मोबाइल टेक फॉर लाइव टीवी ऑन मोबाइल फ़ोन विदाउट इंटरनेट। और इसी प्रकार के वेरियस आर्टिकल्स को भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, एकदम से कोई नई न्यूज़ निकल कर नहीं आई है। पिछले साल जून के महीने में भी मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इसके बारे में पढ़ाए हुए, क्योंकि पिछले साल यहाँ पर एक वाइट पेपर जारी किया गया था इसी टॉपिक को लेकर, कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की गई थी। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमें थोड़ा बहुत मालूम है, लेकिन अभी इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के बारे में चर्चा की जा रही है, वो हम लोग समझेंगे। तो हो क्या रहा है, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और साथ ही साथ में IIT कानपुर, ये जो 3 बॉडीज़ हैं ये तीनों साथ में मिलकर यहाँ पे इसके ऊपर काम कर रही हैं। अभी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं निकल कर आई है, एक जो फाइनल मीटिंग है वो यहाँ पर होने वाली है। एक फाइनल डिसीजन जो लिया जाएगा इस पूरे के पूरे टेक्नोलॉजी को लेकर वो एक मीटिंग के बाद लिया जाएगा, जिस मीटिंग में सभी लोग प्रेजेंट होने वाले हैं जिन जिन डिपार्टमेंट्स का मैंने अभी ऊपर नाम लिया था। समझ गए? अब पता है हो क्या रहा है कि जैसे यहाँ पर ये न्यूज़ निकल कर आई, इससे जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो थोड़ा सा नाराज़ हुए, उन्होंने यहाँ पर अपना ओपोजिशन दिखाया इस कदम को लेकर। अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स कौन होते हैं? आपका जो सिम चल रहा है उसकी एक कंपनी होगी, एयरटेल का, जियो का, आइडिया का, है ना, कोई यहाँ पर आप सिम यूज़ कर रहे होंगे, तो वो जो सिम है वो एक टेलीकॉम कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एयरटेल है वो एक टेलीकॉम ऑपरेटर है, टेलीकॉम कंपनी है, वैसे यहाँ पर आपको ये सारे के सारे जो सिम वाली कंपनीज़, वैसे आजकल बहुत ही कम ही कंपनीज़ बची हैं ये टेलीकॉम वाले सेक्टर के अंदर में। तो ये लोग काफ़ी नाराज़ हो गए
क्यों? क्योंकि अब मान लो यहाँ पर जो ये एयरटेल है, एयरटेल यहाँ पे आपको नेट प्रोवाइड करवा रहा है, और आज के समय पर जो नेट आप रिचार्ज करवाते हो 1.5 GB 2 GB पर डे के हिसाब से, उस डेटा का सबसे ज़्यादा यूज़ वीडियोज़ के अंदर में होता है, वीडियोज़ को देखने में। इवन यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे जो वीडियोज़ हैं उसको देखते होंगे। तो मैक्सिमम इंटरनेट 80% इंटरनेट जो है यहीं पर खर्च जाता है वीडियोज़ को कंज्यूम करने में। तो हो क्या रहा है कि जब बिना इंटरनेट के ये लाइव टीवी मोबाइल फ़ोन में दिखाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इंटरनेट का जो यूज़ है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। अब इंटरनेट का यूज़ कम जैसी होगा तो सीरियसली यहाँ पर एक सीधी सीधी बात ये भी निकल कर आती है कि जो ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं इनको ओपोजिशन देखने को मिलेगा, इनकी नाराज़गी यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे सीधा सीधा जो इनका डेटा रेवेन्यू है, जो इनकी कमाई है, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है। और आगे जो हमने टारगेट रखा है 5G बिज़नेस का पूरा जो 5G बिज़नेस के ऊपर यहाँ पर ये पूरा मॉडल टेलीकॉम ऑपरेटर्स सारे काम कर रहे हैं कि जल्दी इसको लॉन्च करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि ये सेक्शन भी बुरी तरह से हर्ट हो सकता है अगर ये जो हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया तो। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह उठता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। दोस्तों उसके पीछे आपने रीज़न समझना होगा। आज के समय पर मोबाइल यूज़र्स कितने हैं भारत के अंदर? बहुत सारे मोबाइल यूज़र्स हैं। भले ऐसे लोग बहुत कम होंगे जिनके पास में टीवी हो, स्मार्ट टीवी हो। अगर मैं आज के समय पर बताऊं, जो इंडिया के अंदर में टीवी की रीच है, वो टीवी की रीच लगभग 210 से लेकर 220 मिलियन घरों में देखने को मिलेगी। ठीक है, 210 से लेकर 220 मिलियंस जो घर आपको देखने को मिलेंगे, उन घरों में यहाँ पर आपको टीवी नज़र आएगा। लेकिन स्मार्टफोन की बात करेंगे तो स्मार्टफोन हर किसी के पास में। तो स्मार्टफोन यूज़र जो है हमारे देश के अंदर में, वो लगभग 800 मिलियन यूज़र्स स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएंगे, स्मार्टफोन यूज़र्स देखने को मिल जाएंगे। तो कहाँ यहाँ पर 210 से 220 मिलियन यूज़र्स टेलीविज़न के, और कहाँ 800 मिलियन यूज़र्स स्मार्टफोन के। तो यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन वाला मार्केट है कितना ज़्यादा बड़ा मार्केट है, आप इसको देख पा रहे होंगे। इवन जो हमारी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है वो ये भी बताती है कि 2026 तक, कब तक? 2026 तक जो ये स्मार्टफोन के यूज़र्स हैं ये 800 मिलियन से बढ़कर 1 बिलियन यूज़र्स होने वाले हैं। और इसी रिपोर्ट में जब आप इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल पढ़ोगे तो इसी के अंदर एक और चीज़ मेंशन की गई है। क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है कि 80% जो इंटरनेट ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर वीडियो कंजम्पशन में ही है। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर वीडियो को कंज्यूम करने में अपना जो नेट है उसको यहाँ पे खर्च रहे हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टेलीविज़न वाला मार्केट कितना छोटा है, जबकि स्मार्टफोन वाला मार्केट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो इस लाइव टीवी को इस मोबाइल फ़ोन पर विदाउट इंटरनेट देने से काफ़ी ज़्यादा बड़ी रीच होने वाली है, काफ़ी सारे लोगों तक पहुँचा जा सकेगा। अब कहोगे पहुँचा जा सकेगा तो इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज़ सरकार ने बोला है कि सरकार चाहती है कि हम लोग स्मार्टफोन में ये जो कंटेंट है इसको डिलीवर कर सकें। और कंटेंट कौन सा होगा? स्पेशली एजुकेशनल कंटेंट हो गया या कुछ और ज़रूरतमंद कंटेंट हो गया। ज़रूरतमंद कैसे? मान लो कोई इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आने वाला है, उसकी प्रेडिक्शन पहले से हो चुकी है। ठीक है, जो भारत का मौसम विभाग है उसने यहाँ पर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जारी कर दी है। तो क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन इसी जो पूरा का पूरा ये प्रोसेस है, जो टेक्नोलॉजी इसके माध्यम से सभी यहाँ पे स्मार्टफोन यूज़र्स को भेजी जा सकेगी। इस प्रकार का कई सारा और भी प्रकार का जो कंटेंट है वो यहाँ पर शेयर किया जा सकेगा। तो इसके कई सारे जो बेनिफिट्स है वो गवर्नमेंट की साइड से यहाँ पर गिनवाए जा रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले साल जून के महीने में ही IIT कानपुर ने एक जो पूरा का पूरा पेपर है वो यहाँ पे पब्लिश कर दिया था इस D2M टेक्नोलॉजी को लेकर, डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी को लेकर। जैसे D2H है वैसे D2M। डायरेक्ट टू होम क्या होता है, D2H क्या होता है, आपने पता होगा, घर पर एंटीने लगवा रखे हैं और उस एंटीने से सीधा आपका सेट टॉप बॉक्स चलता है और आपका जो मतलब टीवी है वो चल रहा है। उस टीवी को चलाने के लिए कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पर वो क्या है, डायरेक्ट टू होम वाला जो कनेक्शन है वो ले रखा है। इसी प्रकार का कनेक्शन यहाँ पर हम D2M को बोलते हैं, जो कि डायरेक्ट टू मोबाइल होने वाला है। सीधा यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सीधा आपको जो इंटरनेट का कनेक्शन है या लाइव टी है वो आपको मोबाइल के अंदर मिलने वाला है। इसके लिए कुछ हार्डवेयर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और उन हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो IIT कानपुर है उन्होंने टेलीकॉम स्टार्टअप जो संख्या लैब्स हैं इनके साथ में पार्टनरशिप कर ली है। साथ में मिलकर यहाँ पर उस प्रकार के सिस्टम को डेवलप करेंगे जिससे ये जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया इसमें हमारा ट्रेडिशनल टीवी, ट्रेडिशनल रेडियो हो गया, एजुकेशनल कंटेंट हो गया, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम जारी करना हुआ या कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अपडेट्स हैं, इन सब चीज़ों को लेकर क्या किया जा सकता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जा सकती है इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और जिससे हम लोग एक बहुत बड़े चंक ऑफ जो पॉपुलेशन है उसको रीच कर पाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया 2026 तक जो स्मार्टफोन यूज़र्स हैं वो 1 बिलियन के आसपास पहुँच सकते हैं।
समझ गए? आई होप आपको इस आर्टिकल के रिगार्डिंग पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है कि आखिरकार ये क्या है नई टेक्निक, प्लस ये कैसे पूरा का पूरा काम होगा। नाउ उस D2M टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ लिखना है तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिखित में भी प्रोवाइड करवा दी, जो मैंने आपको समझाया है कि ये D2M टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे यहाँ पर काम करने वाली है, प्लस कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, कौन ओपोजिशन दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, प्लस इसकी ज़रूरत क्या है, और ये जो स्मार्टफोन के यूज़र्स है, ये सारा का सारा डेटा मैंने जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया लिखित में। तो PDF से इसको डाउनलोड कर लेना अगर आप यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना चाहते हो। जैसे कि आप इस वाले डेटा का कहीं भी यूज़ कर सकते हो कि टीवी के यूज़र्स और स्मार्टफोन के यूज़र्स कितने, तो ये डेटा आपको हेल्प कर सकता है। ये डेटा को अपने पास में ज़रूर से स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट जो है फ्रंट पेज पर ये आपको एक छोटा सा आर्टिकल दिख रहा होगा, लेकिन है इंपॉर्टेंट। बात की जा रही है PM लॉन्चेस रिवैम्प ऑफ 508 अमृत भारत स्टेशंस। तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इस स्कीम के अंडर में 508 जो स्टेशंस हैं इनको वापस से नया किया जाएगा। यहाँ पर कह सकते हो कि इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, स्ट्रक्चर को और ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा। ये बात यहाँ पे PM मोदी ने कल के दिन अनाउंस की है। ठीक है, तो जो हमारे 508 रेलवे स्टेशन हैं इनका वापस से रीडेवलपमेंट होने के लिए जो इसकी नींव है वो ऑलरेडी कल रख दी गई है PM के थ्रू एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और इन 508 स्टेशंस को रिवैम्प करने के लिए, इनको वापस से कह सकते हो कि रीडेवलप करने के लिए कितना पैसा खर्चा जाएगा, तो लगभग 24,470 करोड़ यानी 24,770 करोड़ रुपए खर्चने की बात की जा रही है। तो ये 508 स्टेशंस होने वाले हैं, ये हमारे 27 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ में फैले हुए हैं। 27 राज्य मतलब इसमें 27 नंबर जो है ना, इसमें स्टेट्स भी और यूनियन टेरिटरीज़ दोनों इंक्लूडेड हैं। तो ये जो 508 स्टेशंस हैं इनमें से 55 स्टेशंस उत्तर प्रदेश के हैं, और उसके बाद 55 ही राजस्थान के हैं, उसके बाद 49 बिहार के हैं, 44 महाराष्ट्र के, 37 वेस्ट बंगाल, 34 मध्य प्रदेश, 32 असम, 25 ओडिशा, 22 पंजाब, 21 गुजरात और तेलंगाना। ठीक है, मतलब ईच है दोनों, 21 गुजरात और 21 तेलंगाना। फिर उसके बाद में 20 झारखंड, 18 आपको आंध्र प्रदेश में और 18 तमिलनाडु में, 15 हरियाणा और 13 कर्नाटका। ये कुछ यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं। ये नंबर्स वैसे याद नहीं रखने हैं, मैं आपको बस खाली बता रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल में मेंशन है कि ये सारे स्टेशन हैं इन जगह के, इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के, जहाँ पर ये इन स्टेशंस का दोबारा से रीडेवलपमेंट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो वैसे अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है इसके अंदर में लगभग 1300 कितने 1300 जो रेलवे स्टेशन है हमारे देश में, उनको हम लोग रीडेवलप करेंगे। वहाँ पे जो कुछ फैसिलिटीज़ आज के समय पर नहीं दी जा रही हैं वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इन स्टेशंस पर जो बेटर बैठने का जो प्लेटफॉर्म्स है वो बनाए जाएंगे, प्लस वेटिंग रूम्स अपग्रेड किए जाएंगे, फ्री वाईफाई मिलेगा आपको, बाकी और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, और इतनी चीज़ों के अलावा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, अब आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया कौन सा पार्ट है। तो जब अपन इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार से, तो फिर आपने देखा होगा कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से निकलने के बाद में ये हमारा सिक्किम हुआ, सिक्किम से इधर यहाँ पे भूटान ऊपर छोड़ दिया हमने, देन उसके बाद में ये हुआ हमारा अरुणाचल प्रदेश, देन अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नागालैंड, देन उसके बाद में आता है मणिपुर, देन उसके बाद में आता है यहाँ पर मिज़ोरम। फिर मिज़ोरम से ऊपर उठेंगे, फिर ज़रा सा नीचे आएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में वापस उठेंगे, देन उसके बाद में ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मेघालय। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ठीक है, इंडिया का ये वाला हिस्सा मैप सही से बना नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरी आदत नहीं है पेंसिल ये वाला यूज़ करने की, बाकी अगर पेपर पेन हो तो उस पर बढ़िया से मैप बन जाता है, लेकिन समझने के लिए बेहतर है। तो इंडिया का जो ये वाला पोर्शन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहलाता है। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यहाँ पे जैसे मैंने ज़्यादा स्टेट तो आपको ड्रॉ करते करते बता दिया, बीच का असम रह गया, बाकी सब मैंने बता ही दिया। किनारे किनारे जैसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आपको नागालैंड देखने को मिलेगा, देन उसके बाद नीचे मणिपुर देखने को मिलेगा, देन उसके नीचे यहाँ पर मिज़ोरम देखने को मिलेगा, देन यहाँ पर त्रिपुरा देखने को मिलेगा, है ना, और यहाँ पर बीचों बीच में आपको ये असम देखने को मिल जाता है। असम के इधर वाला हिस्सा जो है ये मेघालय कहलाता है। तो ये जो हमारे यहाँ पर स्टेट्स है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कहलाते हैं। अब इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो हमारी रेलवे की कनेक्टिविटी है वो इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो हमारा क्या टारगेट है कि हम इस पर्टिकुलर एरिया में भी कनेक्टिविटी रेलवे की प्रॉपर पहुंचाएं। तो बोला जा रहा है कि इसी मिशन के अंदर में एक और मेन मकसद है कि जल्द ही जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है इसको पूरे रेलवे नेटवर्क के साथ में कनेक्ट किया जाएगा। प्लस यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने एक बात और बोली है कि जो नागालैंड है उसको लगभग पिछले 100 साल बाद जो है एक दूसरा स्टेशन मिला है, और अभी हम फोकस कर रहे हैं जो लाइंस वहाँ पे जा रही हैं उन लाइन को डबल किया जाए। उसके साथ साथ यहाँ पर तुरंत जो है उस एरिया का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए, जो नए रूट्स हैं वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, तो उस एरिया को भी पूरी तरह से कनेक्ट किया जा रहा है।
और इसी स्कीम के तहत यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो स्टेशन वगैरह बनाए जा रहे हैं, स्टेशन को डिज़ाइन किया जा रहा है, उन स्टेशन का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होने वाला है लोकल कल्चर से, यानी कि जिस एरिया का स्टेशन होगा उस एरिया का जो लोकल कल्चर होगा, उनकी संस्कृति होगी, उनका धरोहर होगा, उनका जो आर्किटेक्चर होगा, उसी से इंस्पायर होकर स्टेशन को बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक स्टेशन का नाम लिया गया जैसे कि जयपुर रेलवे स्टेशन। जयपुर रेलवे स्टेशन में आपको कुछ हवा महल के जो फीचर्स है वो यहाँ पर नज़र आएंगे, तो मतलब हवा महल से इंस्पायर होकर वो रेलवे स्टेशन को डिज़ाइन किया गया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जम्मू तवी रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। इसका जो डिज़ाइन है ये इंस्पायर किया जाएगा, ये इंस्पायर होकर बनेगा रघुनाथ मंदिर से। समझ गए? तो इस प्रकार से यहाँ पर जो नए नए मतलब ये एग्जाम्पल दिया गया है कि हाँ जयपुर रेलवे स्टेशन इंस्पायर हो सकता है हवा महल से, और इस प्रकार का जो लोकल एरिया लोकल आर्किटेक्चर है उससे इंस्पायर होकर जो स्टेशन उनको डिज़ाइन किया जाएगा इस स्कीम के अंदर में। क्लियर हो गया? तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम आप आराम से समझ चुके हो। उसके बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखने को आती है तो ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा दी है। जो स्कीम है इसका मेन मकसद है हमारे रेलवे स्टेशंस को पूरी तरह से वापस से रीडेवलप करना। इसके फीचर्स क्या हैं? प्लेटफॉर्म्स को बढ़ाना, 5G कनेक्टिविटी, वाईफाई प्लस वेटिंग रूम्स को और ज़्यादा इंप्रूव करना। तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर इस स्कीम के तहत प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई, और ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे इस आर्टिकल में याद रखने के लिए है नहीं। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। ना दोस्तों, अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको बहुत काम में आएगी। अगर आप चाहते हो पेड ग्रुप को ज्वाइन करना तो पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उस पेड ग्रुप के अंदर में आपको डेली बेसिस पर जो करंट नोट्स PDFs हैं ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल डिस्कस किया और 2 आर्टिकल डिस्कस किया। दोनों आर्टिकल मैंने आपको कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दिया है ना, कुछ लिखित में चीज़ें प्रोवाइड करवाई, उसका PDF हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का अमाउंट बहुत ही मिनिमम है, 499 रुपीज़ फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। केवल 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, 499 खर्च करने के बाद में आप उस ग्रुप में हमेशा रहने वाले हो, और उसके जो भी फीचर्स जो भी आगे उस ग्रुप में इंक्लूड किया जाएगा वो सब आपको एज इट इज़ मिलने वाला है। और आगे कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड होता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर प्राइसेस में चेंजेस आएंगे, बट आपको अगर ज्वाइन कर दो तो आपको वो सारी फैसिलिटीज़ एज इट इज़ मिलने वाली हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा ईजी है। आपने क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना है। व्हाट्सएप पर ये जो नंबर आपको दिख रहा है 8534873368, इस नंबर पर एक मैसेज कर देना कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ या फिर आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। कुछ भी मैसेज कर देना यार, हाँ मुझे ग्रुप में ऐड कर लो, तो आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा। ठीक है, उसके मैसेज के अंदर में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, प्लस साथ ही साथ में आपको डेमो वीडियो का लिंक वगैरह मिल जाएगा। आप डेमो वीडियो भी देख सकते हो। सब कुछ अच्छे से देखने के बाद में अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में अपना जो अमाउंट है वो यहाँ पर पे करना, देन उसके बाद में आपको उस ग्रुप से ऐड कर लिया जाएगा। बाकी अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पर ज़रूर जाना, और वहाँ पर जाकर दीपा यादव एजुकेशन जैसे लिखोगे मेरा प्रोफाइल मिलेगा। 13,000 से ज़्यादा लोग मेरे को जोड़ चुके हैं, तो आप भी जाकर जुड़कर इस कम्युनिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। साथ ही साथ में एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा टारगेट है छोटा सा 5K प्लस लाइक का जो डेली रहता है, तो प्लीज़ आप इसको अचीव करवा सकते हो। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। जो हमारा पेज नंबर 12 है वहाँ पे एक आर्टिकल ये वाला देखने को मिलेगा। इसको हम GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि जो मध्य प्रदेश की स्ट्रैटेजी है टाइगर्स के लिए, वही स्ट्रैटेजी वही जो रणनीति है वो चीता की मदद कर सकती है। अच्छा, ये आर्टिकल क्यों लिखा गया है? ये आर्टिकल इसलिए लिखा गया है क्योंकि पिछले कुछ समय पर चीता की जो न्यूज़ है वो लगातार कवर हुई है। आप भी पढ़ कर परेशान हो गए होंगे क्योंकि बहुत सारा डेटा मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है। दूसरी चीज़, जब बात की जा रही है चीता की, तो हमने पिछले साल सितंबर 2022 से स्टार्ट किया था काफ़ी सारे चीता को अफ्रीका से मंगाना। बहुत सारे चीता अफ्रीका से मंगाए गए, कुनो नेशनल पार्क के अंदर में लेकर आए गए, लेकिन अभी तक 6 चीता की डेथ हो चुकी है। तो यही यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चिंता वाला विषय बनता जा रहा है कि चीता की एक तरफ 6 चीता की डेथ हो चुकी है, 20 में से 6 चीता मर चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर यह देखने को मिला कि मध्य प्रदेश के अंदर ही जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो पिछले साल के सेंसस के कंपैरिजन में, ये जो नया सेंसस आया है इसमें टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ी है। इवन पूरे भारत में टाइगर की पॉपुलेशन के मामले में जो अगर कोई स्टेट टॉप पर आता है तो वो मध्य प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है राइटर के थ्रू कि जो यहाँ पर हमने टाइगर्स के लिए स्ट्रेटजी अपनाई है मध्य प्रदेश में, वही रणनीति हमें चीता के लिए भी लेकर चलनी पड़ेगी। हो सकता है ये रणनीति बेहतर तरीके से काम आए, हो सकता है यहाँ पर चीता अब की बार सर्वाइव कर जाएं अगर हम यहाँ पर इस वाली स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं इनके लिए। तो समझ गए? तो ये बेसिकली यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है। अब क्या है ये रणनीति, आओ थोड़ा इसको समझते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो पॉपुलेशन है प्रीडेटर और प्रे की,
ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है टाइगर की पॉपुलेशन के बढ़ावे में। अब ये क्या है, देखो प्रे मतलब क्या होता है, प्रे मतलब होता है शिकार। क्या होता है, प्रे मतलब होता है शिकार। और प्रीडेटर आपके ये सारे एनिमल्स हो गए, जो टाइगर है, चीता है, लायन है, ये सब यहाँ पे प्रीडेटर हो गए, जो कि यहाँ पर बाकी दूसरे जानवरों को खाने का काम कर रहे हैं। ये हमारा खुद यहाँ पे एनवायरनमेंट का एक चेन है, आपको पता होगा। और इससे यहाँ पर एनवायरनमेंट के अंदर में, नेचर के अंदर में एक बैलेंस बना रहता है। ठीक है, कि भाई ये नीचे जो हर्बीवोर जानवर हैं, हर्बीवोर जो कि यहाँ पर घास फूस खाने का काम करते हैं, है ना, तो घास फूस को खाने के लिए हर्बीवोर है, और इन हर्बीवोर जानवर को खाने के लिए ऊपर प्रीडेटर है इनके। ठीक है, जैसे चीता और लायन, ये सारे जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इससे क्या है, इससे यहाँ पर एक इकोलॉजी मेंटेन हुई है, क्योंकि अगर हर्बीवोर की संख्या ज़्यादा होगी तो पेड़ पौधों की संख्या कम हो जाएगी, ये खा के ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ऊपर इनके प्रेडेटर है, ताकि इस हर्बीवोर की पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखी जा सके। और यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे जो हमारा वेजिटेशन है वो ऑलरेडी मेंटेन होकर चल सके। तो ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बोला यह जा रहा है कि जो पॉपुलेशन है प्रीडेटर की, ये जो एनिमल्स हैं, प्रीडेटर और शिकार की पॉपुलेशन, हमें इसको बैलेंस करके रखना होगा। कई सारी जगह पर ऐसा भी होता है, कई सारे एरिया में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो टाइगर वगैरह है, लायन वगैरह, वो पाल रखे हैं, लेकिन प्रॉपर शिकार नहीं है। उनके लिए खाने का जो जानवर है वो वहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, नहीं प्रेजेंट मिलेगा। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर आप कह सकते हो, हंगर की वजह से भी वो जो जानवर है उसकी डेथ हो सकती है। समझ गए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या है कि यहाँ पर आपको बैलेंस बना के चलना होगा इन दोनों की पॉपुलेशन में। प्रीडेटर्स की जब पॉपुलेशन है तो उसके हिसाब से शिकार भी उस एरिया में प्रेजेंट होना चाहिए। समझ गए। और यही चीज़ मध्य प्रदेश ने टाइगर्स के लिए अप्लाई की, और अप्लाई करते यहाँ पर इसका एक बहुत अच्छा जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिला। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम यही स्ट्रैटेजी चीता की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, इनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए भी यहाँ पर इस वाली स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर कह सकते हो कि 6 चीता की जान चली जाना, मतलब ये इंडिया की जो इमेज है वो सही सेट नहीं कर रहा है, या फिर वो जो चीता है उसको यहाँ पर ये एरिया जो है सूट नहीं कर रहा है। क्योंकि 2022 का जो टाइगर सेंसस हुआ था, टाइगर वाला जो यहाँ पर सेंसस हुआ था, इनकी पॉपुलेशन की जो काउंटिंग की गई थी, जो पिछले सप्ताह आई है, वहाँ पे ये पता चला है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं। इंडिया के अंदर में मध्य प्रदेश में 785 टाइगर्स आपको देखने को मिलेंगे। समझ गए। तो मतलब पिछले सेंसस के कंपैरिजन में ये जो नया सेंसस आया है, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो टाइगर की पॉपुलेशन 50% इंक्रीज़ हुई है। 50% यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन इंप्रूव होती हुई नजर आई है। उसके पीछे का रीज़न वही स्ट्रैटेजी कि आपने प्रीडेटर और साथ ही साथ में जो शिकार है उसका पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखना होगा। वो अगर पॉपुलेशन बैलेंस वे में चल रही है तो ठीक है। अगर यहाँ पर एक जगह प्रेडेटर ज़्यादा हो जाएंगे, प्रे कम हो जाएगा, यानी शिकार कम हो जाएगी, या शिकार ज़्यादा है वो कम है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो डिसबैलेंस है वो ज़रूर से क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। और मध्य प्रदेश ने यहाँ पर क्या किया कि बहुत सारे जो यहाँ पर शिकार थे, कई सारे एरिया में ऐसा था, जैसे कि जो चीता लोग है, स्पॉटेड डियर, जिसको यहाँ पे टाइगर खाने का काम करता है, तो कई सारे एरिया ऐसे थे जहाँ पर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और टाइगर वाली जगह में जहाँ पे टाइगर रहते हैं वहाँ पे इनकी संख्या प्रेजेंट नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पर उस चीतल को वहाँ से निकालने के बाद में टाइगर वाले एरिया में जो है इसको डाल दिया। समझ रहे हो इस बात को। तो यहाँ पर क्या है कि जो पॉपुलेशन का डिसबैलेंस था, इन्होंने यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश की है। और भारत के पास में टोटल 53 टाइगर रिजर्व्स है। कितने? 53 टाइगर रिजर्व्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से 6 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। और इन 6 टाइगर रिजर्व में आप देख पाओगे, इन 6 में से जो 5 टाइगर रिजर्व है वहाँ पर 50 से ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। ठीक है। जबकि बहुत पॉपुलर टाइगर रिजर्व कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का हो गया, बंदीपुर नागरहोल हो गया कर्नाटका का, इनसे भी ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश के इस वाले टाइगर रिजर्व में, या फिर ये जो 6 टाइगर रिजर्व प्रेजेंट है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। समझ गए। तो ये यहाँ पर एग्जैक्टली इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में हमने ये डिस्कशन किया। बाकी ये क्यों कर रहे हैं डिस्कशन, क्योंकि रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 20 में से 6 चीता की जान चली गई, वही चीज़ बार बार इस आर्टिकल में रिपीट की गई है। समझ गए। चलो आगे आते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल ख़त्म नहीं हुआ है। टाइगर लगातार चर्चा में, पिछले सप्ताह सेंसस आया था, तो 100% बोल रहा हूँ मैं, 100% कई सारे एग्जामिनेशन में इस सेंसस को लेकर क्वेश्चन बनने वाला है। टाइगर को लेकर इस साल जो भी एग्जामिनेशन होंगे, अगले साल जो भी एग्जामिनेशन होंगे, वहाँ पर सवाल बनेंगे ही बनेंगे दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है। क्यों, अभी मैं आपको रीज़न भी बताऊँगा। तो वैसे ही आगे टाइगर्स की जब बात करते हैं तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेना कि भारत के अंदर में कितने टाइगर रिजर्व है। 53 ये आपको पता चल चुका है। जो नया टाइगर रिजर्व है वो रानीपुर टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, यूपी के अंदर में इसको डिक्लेयर किया गया है। दूसरी चीज़, टाइगर रिजर्व को लेकर कुछ की पॉइंट्स, जैसे इसका टाइगर को लेकर कुछ की पॉइंट्स। टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है?
पैंथेरा टिग्रिस। और जो भारत के अंदर ये टाइगर पाया जाता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस। ये 2 बार यहाँ पर नाम ऐड हो जाता है। ये जो टाइगर्स हैं ये इंडिया के साथ साथ इंडोनेशिया के अंदर भी पाए जाते हैं। वैसे दुनिया में टोटल टाइगर की 8 प्रजातियां देखने को मिलती हैं, जिसमें से 3 ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, मैंने पढ़ाया भी था, याद होगा। तो 8 प्रजातियों के नाम ध्यान रखना, प्लस कौन सी विलुप्त हो गई हैं 3 प्रजातियाँ उनके बारे में ध्यान रखना, उनके बारे में स्पेशली आपको ध्यान में रखना है। जैसे बंगाल टाइगर भारत में पाया जाता है, कैस्पियन टाइगर टर्की में पाया जाता है, ये खत्म हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, यहाँ पर एक्सटिंक्ट लिखा हुआ है। एमो टाइगर ये आपको रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलेगा। जावन टाइगर ये जावा और इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। साउथ चाइना टाइगर ये नाम से पता चल रहा है कहाँ पर पाया जाता है। फिर बाली टाइगर यहाँ पे अगेन ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, इंडोनेशिया के अंदर पाया जाता था। सुमत्रन टाइगर सुमत्रा इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंडो चाइनीज़ टाइगर अगेन साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है वहाँ पे पाया जाता है। तो ये 8 प्रजाति हैं। 8 प्रजाति में से जो 3 प्रजाति खत्म हो चुके हैं वो कौन कौन सी हैं, कैस्पियन, जावन और साथ ही साथ में यहाँ पे आ जाता है हमारा बाली टाइगर रिजर्व। और मैंने आपको बताया था इन तीनों को आप आराम से याद रख सकते हो। कैसे, JCB से याद रख सकते हो, ठीक है। J से जावन टाइगर हो गया, B से बाली टाइगर, सॉरी C से कैस्पियन टाइगर हो गया और B से बाली टाइगर हो गया। ये तीनों एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। अब थ्रेट्स क्या है, इनको ख़त्म कैसे हो रहे हैं, क्योंकि कई बार हंटिंग की जाती है, इनका एरिया जो है जहाँ पर जंगलों में रह रहे हैं वो जंगल लगातार ख़त्म हो रहे हैं। रीज़न यही है मेन, ज़्यादातर जानवर ख़त्म होने के पीछे का रीज़न यही है कि उनका हैबिटेट जहाँ पे वो रह रहे हैं उसको ख़त्म किया जा रहा है, जंगल ख़त्म किए जा रहे हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करेंगे तो भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में टाइगर को शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रखी है, कोई शिकार करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। IUCN में इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है, अगेन खतरे में है, सुरक्षा की ज़रूरत है। तीसरा, साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स 1 में कवर किया गया है कि इसका इंटरनेशनल जो ट्रेड है, जो व्यापार है, उस पर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस, रोक टोक देखने को मिल पाएगी, यानी आसानी से आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कर सकते टाइगर का। अब टाइगर रिजर्व्स भारत में कितने हैं, 53 है। मैंने आपको बताया सबसे बड़ा कौन सा है, वो है नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले सवाल बन चुका है। इस टाइगर रिजर्व को लेकर UPSC पहले सवाल पूछ चुका है, 3 दिन पहले, आपको पता होगा, मैंने ये डिस्कस भी किया था। और वनडे एग्जामिनेशंस में भी आपसे पूछा जा सकता है, बड़ा टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वह नागार्जुना श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वह है बोर टाइगर रिजर्व, वो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। बाकी टाइगर की पॉपुलेशन की बात करेंगे तो टाइगर की पॉपुलेशन पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है हमारे लेटेस्ट सेंसस के अंदर में। और इंडिया में 70% टाइगर की पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाती है। 2018 का जो सेंसस हुआ था, अच्छा मैं ये बोल रहा था कि अब की बार ये सवाल क्यों बन सकता है अलग अलग एग्जामिनेशंस में, क्योंकि अभी 2022 का जो लेटेस्ट सेंसस है उसकी रिपोर्ट पिछले सप्ताह आई है। और ये जो सेंसस होता है टाइगर का, ये हर 4 साल में होता है। आखिरी सेंसस 2018 में हुआ था, समझ गए। तो 2018 में टाइगर की पॉपुलेशन लगभग 2967 के आसपास थी, जो कि अब की बार बढ़कर 3700 से ज़्यादा हो चुकी है। 3726 से ज़्यादा अब की बार टाइगर की पॉपुलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आई होप आपको यहाँ पर जो क्लैरिटी है इस आर्टिकल को लेकर वो मिल चुकी है कि क्यों यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है और क्या क्या ध्यान रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है। अगले आर्टिकल में पहले तो यार ये फ़ोटो देखो, ये फ़ोटो कहीं ना कहीं हमारा जो सेलिब्रेट करने का रीज़न है वो बन सकता है। सेलिब्रेट क्या है, ये फ़ोटो कैसा लग रहा है आपको, किस चीज़ का हो सकता है, ये है चांद का फ़ोटो। आपको पता होगा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, जल्दी वो यहाँ पर अभी चंद्रमा पर उतरने वाला है, साउथ पोल पर। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने संडे में एक वीडियो रिलीज़ किया है मून का। आप इसरो की वेबसाइट पर जाओगे ना तो वहाँ पर ये वीडियो देखना, मैंने कल देखा था ये वीडियो, आप भी इसको देख सकते हो। तो ये वीडियो है बेसिकली, वहीं से ये 4 फोटोज़ क्लिक करके दिए गए हैं। क्या है, चंद्रमा के जस्ट पास में पहुंच गया है हमारा ये चंद्रयान 3, ठीक है। ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये चांद का फोटो आपको नज़र आ रहा है। और आप भी इस बात को मानोगे, जो इमेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी की इमेजेस निकल कर आई है। मतलब बिल्कुल क्लियरली आपको यहाँ पर जो ये चांद का सरफेस है वो एग्जैक्टली यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इतनी पास से कैसे खींच लिया, अभी तो थोड़ा समय लगेगा ना, तो इतनी पास से यहाँ पर एक कैसे फ़ोटो आया, तो अभी मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है अभी। वैसे 23 अगस्त को, अभी कुछ दिनों बाद जो है ना, ये जो चंद्रयान 3 है इसकी लैंडिंग हमारे चंद्रमा के ऊपर हो जानी है। अभी जो हमारा कल संडे था, संडे को यानी 6 अगस्त को रात करीब 11 बजे चंद्रयान 3 की जो ये ऑर्बिट है इसको घटाई गई है, ठीक है। यान मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब जो चंद्रमा है ना वो कैसे घूम रहा है, वो चंद्रमा के 170 किलोमीटर से लेकर 4313 किलोमीटर की ऑर्बिट में आज के समय पर यह देखने को मिलेगा। मतलब एक बार जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा के पास से गुजरा, एक बार दूर से,
कहोगे ये क्या मतलब है, अभी मैं ड्रॉ करके समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली। सपोज़ यहाँ पर ये हमारा मून है, क्या है, ये हमारा चांद है, और इधर यहाँ पे हमारी अर्थ है। अब अर्थ से जो है ना, ये जो चांद है, ये जो चंद्रमा है, वो एग्जैक्टली निकला, और निकलने के बाद में इसका ऑर्बिट करने के बाद में इसने अपना ऑर्बिट चेंज किया, चेंज करने के बाद में ये मून के ऑर्बिट में आ गया, सटीकता से मून के ऑर्बिट पर ही आ गया। अब क्या है, जब ये मून को ऑर्बिट कर रहा है, तो ये हमारा मून है, वापस से ड्रॉ करते हैं। जब चंद्रमा जो है मून को, और चंद्रयान 3 जो है ये मून को ऑर्बिट कर रहा है, चंद्रमा को ऑर्बिट कर रहा है, तो ऑर्बिट वो इस प्रकार से है, देखना ये ऑर्बिट में ड्रॉ कर रहा हूँ, वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऑर्बिट है। तो इस वाले ऑर्बिट में ये चंद्रयान 3 घूम रहा है। तो एक बार दूर हो गया और एक बार जस्ट पास हो गया। तो जो पास वाला जगह है ना, वो लगभग कह सकते हो जो पास में आया था ये, तो इस समय चांद और उस चंद्रयान 3 के बीच का जो स्पेस है वो लगभग 170 किलोमीटर दूरी का स्पेस था, और जब दूर था तो ये लगभग 4313 किलोमीटर का स्पेस का ये डिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये ऑर्बिट कर रहा है। तो जस्ट पास में आते ही यहाँ पर जो ये इमेजेस हैं वो क्लिक की गई हैं, वो कैप्चर की गई हैं, एग्जैक्टली आपको ये देखने को मिल जाएगा। मतलब जो दूरी है दोनों के बीच की, चंद्रयान 3 और चांद की, ये घटती चली जा रही है। 23 अगस्त को हम इसको पूरी तरह से लॉन्च कर देंगे। अब पता नहीं आपको ये फोटो क्लियर दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, वीडियो को थोड़ा जूम करके देखना तो आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पर सारे का सारा इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है, एक बेहतर पिक्चर है जहाँ पे बताया गया कि अभी तक ये कैसे पहुँच चुका है। पहला क्या हुआ, जो हमने LVM-3 रॉकेट है उससे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। 16 मिनट बाद क्या होता है, रॉकेट ने चंद्रयान 3 जो इसमें ऊपर रखा था ना, उस चंद्रयान 3 को यहाँ पे जो पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया था इसने। ठीक है, उस कक्षा में छोड़ने के बाद में चंद्रयान 3 इस प्रकार से यहाँ पे पृथ्वी को ऑर्बिट कर रहा था। 14 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चंद्रयान 3 ने पृथ्वी को यहाँ पर इस तरीके से ऑर्बिट किया है लगातार। फिर उसके बाद में जो ये स्पेसक्राफ्ट है, इसने अपना जो कक्ष है वो बदला है ना, धीरे धीरे यहाँ पर वो चंद्रमा की तरफ बढ़ा, और इस तरीके से यहाँ पर वो घूमते घूमते उसने अपना ये ऑर्बिट चेंज किया और सीधा यहाँ पर ये चंद्रमा के ऑर्बिट पर आ गया। ठीक है, अब घूमते घूमते ऑर्बिट चेंज करने के बाद में चंद्रमा के ऑर्बिट में आया, और 5 अगस्त को स्पेस क्राफ्ट जो है ये चंद्रमा की ऑर्बिट पर, यानी कि परसों चंद्रमा के ऑर्बिट में ये पहुँच गया था। फिर उसके बाद में बोला जा रहा है कि अब धीरे धीरे आने वाली जो 16 अगस्त की तारीख होने वाली है, 16 अगस्त को ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। ठीक है, पूरे चंद्रमा के चक्कर लगाने के बाद में 17 अगस्त को चंद्रमा से ये 100 किलोमीटर ऊपर रहने वाला है। ठीक है, 100 किलोमीटर ऊपर ही पर क्या होगा, जो प्रोपल्शन है वो प्रोपल्शन लैंडर से अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद में जो ये लैंडर है वो कह सकते हो अपनी स्पीड कम करके फिर धीरे धीरे यहाँ पे चांद पे उतरना स्टार्ट करेगा। और 23 अगस्त को शाम 5:47 पर इसकी लैंडिंग होने वाली है, ये बताया है। और जैसे यहाँ पर इसकी लैंडिंग हो जाएगी लैंडर की, इसमें से इसके अंदर से रोवर निकलेगा। रोवर बाहर निकलने के बाद में आप कह सकते हो ये लगातार 14 दिन तक इस तरीके से चक्कर लगाने वाला है, रिसर्च करने वाला है, बहुत सारी और जो इंपॉर्टेंट फीचर हैं चांद को लेकर वो हमें डेटा प्रोवाइड करवाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सारा का सारा डेटा हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है। ये जो फोटो है बढ़िया था, अभी तक क्या क्या हुआ है वो सब कुछ समझाया गया है, इस वजह से यहाँ पर मैंने आपको ये जो फोटो दिखाकर चीज़ों को और क्लियर करने की कोशिश की है। आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल अगेन जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लिंक करेंगे। जो 5% बर्ड्स है इंडिया के अंदर में वो एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब केवल हमारे देश में पाई जाती हैं, कहीं पर दुनिया में किसी दूसरी जगह पर नहीं देखने को मिल रही हैं, बहुत ही कम ही संख्या है इनकी। तो इंडिया में 5% बर्ड्स एंडेमिक है, ऐसा कौन बोल रहा है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोल रहा है। इनका एक पब्लिकेशन आया है, उसमें ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। तो बोला जा रहा है कि इस पब्लिकेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, और वो पब्लिश की गई है जो अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, इसका 108वां जो फाउंडेशन डे है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। उसी दौरान यहाँ पर इन्होंने पब्लिकेशन जारी किया, और उसके अंदर ये बताया कि भारत के अंदर में टोटल जो बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं, चिड़िया की कितनी प्रजाति हैं इंडिया में, टोटल 1353 1353 आपको देखने को मिलेंगे। ये बर्ड की स्पीशीज़ हैं भारत के अंदर में, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर दुनिया भर में जो बर्ड की डाइवर्सिटी है उसमें 12% ने अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। और इन 1353 में से जो 78 है, यानी कि इसकी 5% जो बर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश में एंडेमिक हैं। एंडेमिक मतलब वो केवल हमारे देश में देखने को मिलती हैं, और वो बहुत कम ही संख्या में पाई जाती हैं, कहीं पर ज़्यादा देखने को मिलती नहीं है। और ये जो 78 बर्ड्स जो एंडेमिक है ना, इन 78 में से जो 3 बर्ड्स हैं वो कम से कम कह सकते हो कि पिछले 10 सालों से वो दिखाई नहीं दी हैं। पिछले 3 जो इन 78 में से 3 चिड़ियाँ ऐसी हैं, 3 प्रजातियाँ ऐसी हैं जो पिछले 10 सालों से कभी दिखी ही नहीं है हमें।
इस वजह से बोला जा रहा है कि हमारे पास में अभी टोटल 75 स्पीशीज हैं, क्योंकि 3 दिखाई नहीं पड़ी हैं। और जो 3 नहीं दिखाई पड़ी हैं वो कौन कौन सी हैं, इसको ध्यान रखना, क्योंकि इसी के बारे में आर्टिकल में मेंशन किया गया है। वो जो 75 हैं बाकी, उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। ये जो 3 विलुप्त हो चुके हैं, 3 लगभग 10 साल हो चुके हैं इनको देखे हुए, 10 साल से ज़्यादा हो चुका है इनको देखे हुए, उसके बारे में ज़रूर से पूछा जाएगा। और केवल 10 साल नहीं, 10 साल हो चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बर्ड है मणिपुर बुश क्वेल, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पर्डिकुला मैनिपुरेंसिस। तो इसको ना IUCN के अंदर में एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। और ये वाली जो यहाँ पर प्रजाति है, इसको आखिरी बार 1907 में देखा गया था। और जो दूसरी वाली बर्ड की प्रजाति है वो है हिमालयन क्वेल, इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। और इसको आखिरी बार कब देखा गया था, 1876 में। और जो तीसरी वाली जो प्रजाति है वो दूसरी थी, और तीसरी वाली जो है वो है जैडन्स कर्जर। जैडन्स कर्जर जो है, इसको भी अगेन IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, और इसको आखिरी बार 2009 में देखा गया था। तो इन 78 एंडेमिक बर्ड्स में से 3 बर्ड्स ऐसी हैं जो कि बहुत समय हो चुका है देखे हुए, वो देखने को नहीं मिल पा रही हैं। और बाकी जो 75 हैं वो आज के समय पर दिखती हैं, लेकिन वो बहुत ही कम संख्या में और केवल इंडिया में पाई जाती हैं। समझ गए? क्योंकि जो ये एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं ये नेचर में ऑलरेडी बहुत कम संख्या में देखने को मिलेंगी। तो इम्पॉर्टेंट है कि इनका जो एरिया है या फिर ये जो बर्ड्स हैं इनको एक हाई प्रोटेक्शन दी जाए, ताकि ऐसा ना हो कि आने वाले समय पर ये जो प्रजातियाँ हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएँ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ हैं वो भारत में कहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि ये 75 एंडेमिक स्पीशी हैं। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं वो वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं। इंडिया का मैप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ये वेस्टर्न घाट्स हो गए, ये हमारे ईस्टर्न घाट्स हो गए। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर में आपको लगभग 28 बर्ड स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी इन 75 में से। उसके अलावा कुछ और बर्ड स्पीशीज़ हैं, जैसे कि मालाबार ग्रे हॉर्नबिल हो गया, है ना, मालाबार परकित हो गया। ये यहाँ पे मतलब कुछ स्पीशीज़ के नाम दिए गए हैं, ये भी यहाँ पर ऐसी हैं जो एंडेमिक वाली कैटेगरी में रखी गई हैं। तो ये डेटा कहाँ से आया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इस डेटा को ध्यान रखना। मैं आपको बता देता हूँ कि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है बेसिकली ये क्या है। प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, क्योंकि आपको पता होगा ऐसे ही ASI को लेकर सवाल पूछ लिया गया था कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री में आता है। तो आप बताओ ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में कौन से मंत्रालय में ASI आता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लेकर। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का ही एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, यानी इस मंत्रालय के अंडर में आता है। इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था 1916 में। ठीक है, इसका मेन काम क्या है कि जो हमारे अलग अलग जानवरों की प्रजातियां हैं उनका सर्वे करना, उनका सारा का सारा जो डेटा है वो यहाँ पर इकट्ठा करके रखना। हमारे देश में कितनी ज़्यादा फॉनल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार के जानवरों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं, उसका एनालिसिस करने का ये काम करता है। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मेन हेडक्वार्टर है वो कोलकाता के अंदर में है, प्लस 16 अलग अलग रीजनल स्टेशंस भी आपको इसके देखने को मिलते हैं। हमारे देश में अलग अलग पार्ट्स में इसके स्टेशंस स्थित हैं। आगे आते हैं, नव आता है एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज जो है कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आपको देखने को मिलेंगे। 3 एडिटोरियल्स काफ़ी रेलिवेंट हैं। एक मणिपुर इशू की बात करता है, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत हम बात करेंगे, ज़्यादा कुछ यहाँ पर मतलब काम की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो जो काम के पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप यहाँ पे अगर कुछ लिखने को आता है मणिपुर इशू पर तो वो पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। सेकंड एडिटोरियल यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राइटर ने जन विश्वास एक्ट के बारे में बात की है, जो जन विश्वास बिल रिसेंटली पास हुआ है, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर में। तो वो जो बिल है वो बिल कैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स को वॉयलेट कर रहा है, क्योंकि आज के समय पर जो हमारी जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, सबकी पावर्स डिवाइड की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, लेकिन कैसे यहाँ पर जो जुडिशियल पावर्स है उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है जन विश्वास एक्ट, वो यहाँ पर इन्होंने समझाया है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। फिर उसके बाद में अगला जो एडिटोरियल हमारा है वो है ये वाला, अगेन आज के न्यूज़पेपर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और कहीं ना कहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन भी बन सकता है। आज का मेंस का क्वेश्चन भी आपने इसी आर्टिकल के ऊपर लिखना है कि जो इंडिया का शुगर सरप्लस है, भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर का उत्पादन कर रहा है, तो जो प्रोडक्शन है ये आने वाले समय पर फ्यूचर में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और वो प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करेगा, काफ़ी रेलिवेंट पॉइंट्स हैं, वो सब कुछ यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन भी है तो हाथों हाथ पहले उसको भी हम लोग ले लेंगे। तो सबसे पहली चीज़, आर्टिकल ये लिखा गया है यहाँ पे जो चंद्र किरण है इनके थ्रू, इन्होंने यहाँ पर आर्टिकल क्यों लिखा है, उसके पीछे का रीज़न है 2021-22 के अंदर में जो भारत है यह दुनिया में टॉप शुगर प्रोड्यूसर बन गया। चीनी के उत्पादन में सबसे बड़े प्रोड्यूसर हम बनकर निकले 2021-22 में। उससे पहले ब्राज़ील था, लेकिन ब्राज़ील को हमने सरपास कर दिया, ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया। एक रिकॉर्ड बनाया 359 लाख टन्स चीनी के उत्पादन का, 359 लाख टन्स
जो प्रोडक्शन है उसका करने का एक रिकॉर्ड बनाया गया। अब हो क्या रहा है, शुगर प्रोडक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए क्या किसी भी चीज़ का उत्पादन ऐसे ही हो जाता है। भाई चीनी को बनाने के लिए उसके पीछे कई सारे रिसोर्सेज लगते हैं ना। चीनी कैसे बनती है, गन्ने से बनती है, शुगर केन से। तो शुगर केन को पहले ग्रो किया जाएगा, और शुगर केन को ग्रो करने में भी काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं। आपने गन्ना लगाया तो गन्ने में सबसे पहली चीज़ बहुत सारा पानी लगता है। वो पानी यूज़ करने के बाद में गन्ने की खेती होती है, तब गन्ना निकलेगा, उससे चीनी बनेगी। तो बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं शुगर प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज है कम होते हुए चले जाएंगे। एक तरफ आप चीनी के उत्पादन को बहुत तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके पीछे जो लगने वाली लागत है, जो रिसोर्सेज है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं। और आने वाले समय पर यही एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज पानी की कमी। गन्ने को उगाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है, चीनी को बनाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। और इसमें क्या हो रहा है, गन्ने को उगाते समय पर जो ज़मीन से नीचे, ज़मीन के अंदर जो पानी प्रेजेंट है, जो ग्राउंड वाटर है, उसको खींचा जा रहा है, उसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, और उसका ओवर यूज़ हो रहा है, एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, लगातार नीचे चला जाता है। और आने वाले समय पर फ्यूचर में ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। समझ गए। अब क्वेश्चन यहाँ पे पहले ये उठता है, राइटर भी उठाते हैं क्वेश्चन, वाई इज़ देयर एक्सेस शुगर प्रोडक्शन। मतलब चीनी का इतना ज़्यादा उत्पादन करने की ज़रूरत ही क्या है। इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया, उसके पीछे का रीज़न पता है क्या है, कि इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। हम इतना सारे चीनी का उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन करने के बाद भी सबसे ज़्यादा जो चीनी को खाया जाता है वो भारत के अंदर खाया जाता है। और इस चक्कर में हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ रहा है, ताकि हम जो अपनी देश की डिमांड है उसको पूरी कर सकें। और जो एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है, इस डिमांड को पूरा करने के बाद जो चीनी बचता है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसको अलग अलग देशों को बेचते हैं। समझ गए। और ऊपर से यहाँ पे सरकार ने इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कई सारी जो नीतियाँ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो भी यहाँ पर स्टार्ट कर दी हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा, गन्ने को उगाने के लिए, यानी जो शुगर केन है, शुगर केन को उगाने के लिए FRP मिलता है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। ठीक है, ये स्कीम सरकार की साइड से स्टार्ट की गई है। जैसे नॉर्मल जो फसल होती है हमारी, जो नॉर्मल क्रॉप्स होती हैं, उन क्रॉप्स के ऊपर में आपको पता होगा MSP दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वैसे ही गन्ने के ऊपर स्पेशली FRP दिया जाता है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, ताकि जिससे जो शुगर केन फार्मर्स हैं हमारे, जो इस गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं, उनको एक सपोर्ट मिलता रहे, उनको एक सिक्योरिटी मिलता रहे। और शुगर केन फार्मर्स को अच्छे खासा पैसा मिलता है, वहाँ से एक सिक्योरिटी मिलती है, तो वो इसी का धड़ाधड़ उत्पादन जो है वो कर रहे हैं, इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्योंकि जो शुगर केन होता है, जो गन्ने की खेती होती है ना, इसको उगाने पर फार्मर्स को हैवी सब्सिडी भी मिलती है स्टेट गवर्नमेंट की साइड से। तो इससे क्या हो रहा है भाई, इतना सब सपोर्ट मिल रहा है गन्ने को उगाने के लिए, तो गन्ने का जो उत्पादन है वो ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा क्रॉस हो गया। और गन्ने का उत्पादन बढ़ा तो इससे क्या हुआ, क्योंकि गन्ने का जो मेनली यूज़ है वो स्पेशली चीनी को बनाने के लिए ही हो रहा है, तो इससे क्या हुआ, हमारा जो शुगर का प्रोडक्शन है वो भी सरप्लस में चला गया। सरप्लस में जाने के बाद हमने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, और एक्सपोर्ट के मामले में भी हम आगे निकल गए। इवन 2021-22 में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए भारत ने लगभग 110 लाख टन के आसपास चीनी को एक्सपोर्ट किया। और पता है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ग्वाटेमाला, ये ऐसी कंट्रीज़ है जो चीनी को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया करती थी दुनिया में। हमने इन सभी देशों को पीछे छोड़ दिया। कहोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे हमने ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ग्वाटेमाला को पीछे छोड़ा, ये दोनों देश भारत की शिकायत लेकर पहुंच गए WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि WTO का मेन काम क्या होता है, व्यापार को देखना। तो WTO में ये तीनों देश पहुंच गए। अब क्यों गए, इसमें क्या है, हर कोई देश एक्सपोर्ट करता सामान, भारत ने एक्सपोर्ट किया, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा, इसमें क्या दिक्कत है। नहीं, WTO में अपनी कंप्लेंट ये लेकर पहुंचे थे भारत के खिलाफ में। क्या कंप्लेंट ये थी कि भारत अपने फार्मर्स को, अपने देश में फार्मर्स को बहुत छूट दे रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहा है, सब्सिडीज़, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस, ऐसे सपोर्ट मिल रहा है जिससे यहाँ पे जो फार्मर्स है वो दबा के प्रोडक्शन कर रहे हैं, और उस प्रोडक्शन से चीनी का उत्पादन हुआ, जिससे एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फार्मर्स को इस तरीके से सपोर्ट करना ये अनफेयर तरीका है। इस प्रकार की कंप्लेंट इन्होंने दर्ज करवाई WTO में, और WTO ने भी भारत के खिलाफ ही यहाँ पर रूल किया। इंडिया ने अपील की, इंडिया की अपील भी चली गई, लॉस्ट हो गई। ये प्रॉब्लम्स हमने पिछले कुछ समय पर फेस किए हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्या एफर्ट्स हो सकते हैं, क्या करें जिससे ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा सॉल्व हो जाए, और क्या क्या एफर्ट्स लगाए गए। जब चीनी का उत्पादन तेज़ी से बढ़ने लगा तो सरकार ने ये सोचा कि भाई इस शुगर का यूज़ क्यों ना इथेनॉल में किया जाए, इस शुगर सरप्लस को, इस गन्ने का यूज़ क्यों ना स्पेशली हम इथेनॉल के प्रोडक्शन में कर लें।
अब आप कहोगे इथेनॉल क्या है? देखो, इथेनॉल बेसिकली एक ऐसा इंग्रेडिएंट आपको देखने को मिलेगा जिसका यूज़ हम लोग अल्कोहल में भी करते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस में भी करते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हो रहा है, केमिकल्स में हो रहा है, लेकिन अब तो पेट्रोल में इसको मिलाना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि भारत भले ही शुगर का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हो, प्रोड्यूसर हो, लेकिन दूसरी तरफ जो कच्चा तेल है, जो क्रूड ऑयल है, जिससे पेट्रोल या बाकी सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं, इस कच्चे तेल को हम इंपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों से, और बहुत सारा पैसा खर्चा जाता है, बहुत सारा पैसा देकर हम यहाँ पर ये तेल खरीदते हैं, तब जाके हमारे देश की पेट्रोल की डिमांड पूरी हो पाती है। तो हमने ये सोचा कि हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो इम्पोर्ट है इसको कम करना है, तेल खरीदने की जो हमारी क्वांटिटी है उसको हमें कम करना है। अब क्वांटिटी कैसे कम कर सकते हैं? क्वांटिटी कम करने के लिए हमें तेल की खपत को कम करना होगा भारत में। उस खपत को कम करने के लिए हमने क्या कर दिया, इथेनॉल मिलाना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये जो तेल है इसमें 10% इथेनॉल मिलाएंगे। टारगेट हमारा आगे की 20% आगे और बढ़ाने का टारगेट है हमारा कि 20% तक लेकर जाएँ, 2025 तक 20% हमें इथेनॉल मिलाना है पेट्रोल में। और जैसे ही 20% इथेनॉल मिला पेट्रोल में और पेट्रोल काम कर गया तो क्या होगा, वो जो 20% तेल है उसका पैसा बचने लगेगा इंडिया के पास में। लेकिन वो इथेनॉल बन कैसे रहा है? अगेन वही शुगर केन से, गन्ने से। तो हमने क्या किया, सरकार के एफर्ट्स ये थे कि इस शुगर केन को इन्होंने यहाँ पर इधर ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दिया, इधर डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया कि हम क्या कर सकते हैं, इथेनॉल में इसका यूज़ कर सकते हैं। समझ गए इस बात को? तो इस प्रकार का इनिशिएटिव लिया गया। उसके बाद शुगर केन की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। अब क्या है, शुगर केन का कल्टीवेशन एक्सेसिव वे में होने लगा, और जो ये एक हद से ज़्यादा गन्ने का उत्पादन हो रहा है ना, ये सीधा हमारे ग्राउंड वाटर के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, ऐसा यहाँ पर राइटर बोलती हैं। इनका कहना यहाँ पर यह है कि जो हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया, ये सारी चीज़ें स्टार्ट की, इससे कच्चे तेल का इंपोर्ट तो हमने कम किया, शुगर एक्सपोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल लगाया, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ये सब कुछ करने की कोशिश की, है ना, पोल्यूशन को कंट्रोल करने का कोशिश की। लेकिन शुगर केन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, यानी बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करने के बाद में एक अच्छी फसल निकलती है गन्ने की। और शुगर केन के अंदर में लगभग आपको 3000 mm ऑफ रेनफॉल चाहिए होता है। जो टॉप ग्रोइंग स्टेट्स हैं, जो सबसे बड़े उत्पादन वाले राज्य देखने को मिलेंगे, वहाँ पर 1000 से लेकर 1200 mm के आसपास हैविली जो पानी है वो डिपेंडेंट है ग्राउंड वाटर के ऊपर में। मतलब इतना सारा जो पानी है ना, वो सीधा ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, और इससे जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो काफ़ी तेज़ी से कम होता हुआ चले जा रहा है। तो सीधा इसका इम्पैक्ट ग्राउंड वाटर पर हो रहा है। फिर उन्होंने समझाया कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर जो ये एक्सेसिव शुगर प्रोडक्शन है ना, यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना होगा कि इसके पीछे का मेन रीज़न है गन्ने की खेती को सपोर्ट मिलना। जिस तरीके से FRP या बाकी सारी स्कीम्स के माध्यम से सपोर्ट मिला है, सब्सिडी स्कीम चलाई जा रही हैं, ठीक है, आप सपोर्ट करो, फार्मर्स को सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा सा ये जो सेक्शन है इसको डाइवर्सिफाई करना होगा। डाइवर्सिफाई करने का मतलब है कि गन्ने के अलावा कुछ और फसलें भी हैं, कुछ ऐसी फसलें जो भारत में उगाई नहीं जा रही हैं, जो कि उगा सकते हैं हम लोग, हमारे पास में कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे एक सपोर्ट की आवश्यकता है। लेकिन सरकार वहाँ पे सपोर्ट ना करके केवल इसी सेक्टर को, एक ही पर्टिकुलर सेक्टर को लगातार सपोर्ट करो, हर तरीके से सब्सिडी वगैरह सब कुछ छूट दो, वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर इसके प्रोडक्शन को एक्सेसिव प्रोडक्शन में बदल देती है। तो हमें कोशिश करना होगा कि हम अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करें। हम दूसरी फसलों के ऊपर ये जो स्कीम्स हैं वो लागू कर सकते हैं, दूसरी फसलों के ऊपर इस प्रकार की छूट दी जा सकती है। इससे भारत का जो क्रॉप का सेक्टर है वो थोड़ा और डाइवर्सिफाई होगा, दूसरे एरिया में हम लोग रीच कर सकते हैं, वहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल दूसरी चीज़ जो भारत को ज़रूरत है वो है वाटर सेविंग मैनेजमेंट सिस्टम्स की। देखो, पानी जो है इसको बचाने का तरीका तो हमें चाहिए, और इसके लिए हम कुछ एफर्ट्स लगा सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो पानी बारिश का पानी है उसको हम कैसे यहाँ पर जमा करें, उसका कैसा यूज़ कर सकें। उसके अलावा जो गंदा पानी उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे उसको साफ़ किया जा सकता है, उस टेक्नोलॉजी पर काम करना होगा। कैनल इरिगेशन नेटवर्क के ऊपर काम करना होगा। इन सब चीज़ों से हम जो ग्राउंड वाटर के ऊपर आज के समय पर सारा बर्डन पड़ रहा है, लगातार ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, उसको थोड़ा सा हम कंट्रोल कर पाएंगे। समझ गए ये बात? तो ये एग्जैक्टली कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरे आर्टिकल के रिगार्डिंग जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स सरप्लस शुगर प्रोडक्शन से आने वाले समय पर आ सकती है और कैसे उसको टैकल करना है। शुगर एक्सपोर्ट की बात ऑलरेडी मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। भारत में अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करेंगे तो 2021-22 में इंडिया कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनकर निकला शुगर का, और हम लोग एक्सपोर्टर भी थे, सबसे सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बनकर निकले। शुगर के टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो चीनी का होता है वो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका के अंदर में होता है। ये दोस्तों आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी काफ़ी बार आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या यहाँ पर आप कह सकते हो सोल्यूशंस आपको देखने को मिल जाएंगे शुगर प्रोडक्शन को लेकर। अब आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, फटाफट इसको कवर करते हैं, और सभी लोग को ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन ये बोलता है, हाउ इंडियाज शुगर सरप्लस लीडिंग टू क्राइसिस इन फ्यूचर, व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम। भारत का जो ये चीनी का एक एक्स्ट्रा उत्पादन है, सरप्लस, एक हद से ज़्यादा जो उत्पादन हो रहा है, ये कैसे आने वाले समय पर भविष्य में एक संकट का कारण बन सकता है। दूसरा, इसके क्या उपाय हो सकते हैं, ये आपने समझाना है। तो हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ। भारत का चीनी अधिशेष भविष्य में संकट का कारण कैसे बनेगा, इस समस्या का समाधान क्या है। 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर्स को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। अब दोस्तों जो अगला एडिटोरियल है यहाँ पर प्रशांत रेड्डी साहब ने लिखा है, एक लॉयर हैं। अब इन्होंने यहाँ पर जन विश्वास एक्ट को लेकर जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शेयर की है। पहले तो दोस्तों हम इस जन विश्वास एक्ट, इस बिल के बारे में जानेंगे, उसके बाद जाकर हमें ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आएगा। पहले आपने समझना होगा ये जो बिल है ये क्या है। ठीक है, अभी हुआ क्या है, वैसे तो अब ये कानून बन चुका है। जन विश्वास अमेंडमेंट बिल 2023 जो है, ये अमेंडमेंट बिल पास किया गया लोकसभा के अंदर इसी मानसून सेशन के अंदर में। तो लोकसभा में इसी मानसून सेशन के अंदर में ये जो बिल है ये पास हो चुका है। इस बिल का मेन मकसद है कि भारत के अंदर में जो ईज़ ऑफ लिविंग है, रहने का तरीका, इसको आसान किया जाए। बिजनेस करने का जो तरीका है इसको और ज़्यादा आसान किया जाए, इसको और ज़्यादा बढ़ोतरी मिले। ये बेसिकली यहाँ पर हमारा इस बिल का मेन पर्पज़ है। तो ये जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2023 क्या है, इसका मेन पर्पज़ क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। ये जो बिल है, इस बिल ने यहाँ पर मांग की है कि हम क्या करेंगे, जो हमारे 42 सेंट्रल एक्ट्स हैं, केंद्र सरकार के लेवल पर जो 42 कानून हैं, उन 42 कानून के अंदर में जो 183 प्रावधान है, जो प्रोविजंस हैं, इनके अंदर में चेंजेस करे जाएंगे। और जो ये कहीं ना कहीं कानून और ये जो प्रावधान है ना, ये अलग अलग मंत्रालय के थ्रू हैंडल किए जा रहे हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू हैंडल किए जा रहे हैं। तो इनके अंदर बदलाव करने की मांग की गई है इस बिल के थ्रू। अच्छा, ये कौन कौन से कानून हो सकते हैं? एनवायरमेंट को लेकर कोई कानून हो गया, एग्रीकल्चर, मीडिया, इंडस्ट्री, ट्रेड, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉपीराइट, मोटर व्हीकल, सिनेमेटोग्राफी, फूड सेफ्टी, इस प्रकार के कई और सारे जो सेक्शंस हैं, उन सभी के यहाँ पर आपको ये लॉज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बिल का मेन मकसद है कि 183 जो प्रावधान है हमारे 42 अलग अलग सेंट्रल एक्ट्स के अंदर में, जो अलग अलग 19 मंत्रालय के थ्रू हैंडल किए जाते हैं, उन प्रावधानों में चेंजेस करना, बदलाव करना, इस बिल का मेन मकसद है। अब ये बिल में क्या चेंज करना चाहता है? इन सभी बिल में क्या हर एक छोटी छोटी चीज़ बदली जाएगी? नहीं। इस बिल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जितने भी ये कानून हैं, एग्रीकल्चर को लेकर, मीडिया को लेकर, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉपीराइट को लेकर, जितने भी ये कानून हैं, इनके अंदर जो सज़ा है ना, वो जो छोटी छोटी सज़ा जो होती है, माइनर ऑफेंस जो होता है, उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाए, उसको क्राइम ना कहा जाए। ठीक है, उसको अपराध से परे घोषित किया जाए, वो अपराध नहीं है, जो छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं। तो छोटे छोटे ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करने की मांग की है। और अगर कोई बड़ा ऑफेंस है, कोई बड़ा अपराध किया गया है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर वो कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइज ऑफेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये छोटे ऑफेंस कौन से हो सकते हैं? छोटे अपराध वो हैं जिससे कोई हमारे देश की सिक्योरिटी के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको डीक्रिमिनलाइज कर सकते हैं। इसको कोई अपराध घोषित नहीं किया जाएगा, बस खाली अगर किसी ने ये छोटा माइनर ऑफेंस किया है तो उसके ऊपर कुछ पेनल्टीज चार्ज कर दिया जा सकती हैं, पेनल्टी लगा के यहाँ पर उसको छोड़ दिया जाए। समझ गए? तो यहाँ पर इस बिल का मेन मकसद है। इस बिल को वैसे लोकसभा में 22 दिसंबर 2022 में लेकर आया गया था और बाद में इसको फिर जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट में रेफर किया गया। क्वेश्चन यह है कि सर इस बिल की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यह है कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम के ऊपर जो प्रेशर है, उस प्रेशर को कम करने के लिए यहाँ पर ये जो बिल है इसको लेकर आया जा रहा है। ठीक है, कि भाई जुडिशरी सिस्टम पे जाने से पहले जज के पास में ये केस कोई जाएगा, छोटा छोटा केस जज के पास में जाने से पहले उसको सॉल्व कर दिया जाए, छोटे केस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाए। कोई अपराध हुआ है, छोटा अपराध, तो उसमें पेनल्टी लगाई जाए, छोड़ा। तो क्या हुआ, इससे जुडिशरी सिस्टम के ऊपर जो है ये जो बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। ये इस बिल का मेन मकसद है। इस बिल का मेन मकसद ये भी है कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं, टेक्निकल डिफ़ॉल्ट्स वगैरह हैं, कोई भयंकर पेनल्टी लगाने से पहले उसको सॉल्व कर दिया जाए। साथ ही साथ में यहाँ पर बोला जा रहा है कि इससे क्या होगा, जो हमारे बिजनेस हैं उसको भी एक ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि लोगों के बीच में जो बैरियर्स हैं, छोटे छोटे अपराध कहीं ना कहीं एक रुकावट बन जाते थे, वो चीज़ कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। समझ गए इस बात को? ठीक है, वो चीज़ कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। इससे कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। अब इस बिल के की इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? इस बिल की मांग यहाँ पर यह है कि जो सज़ा दी जाती है कुछ प्रोविजंस के अंदर में, जो छोटे छोटे अपराध हैं, माइनर ऑफेंस हैं इन एग्रीकल्चर या इन सब एक्ट के अंदर में,
उसमें जो सज़ा दी जाती है वो सज़ा को कहीं ना कहीं पेनल्टी में आप कन्वर्ट कर दो। जेल में डालने से अच्छा है कि आप उसको फाइन या पेनल्टी के अंदर में कन्वर्ट कर दो, उस व्यक्ति के ऊपर पेनल्टी चार्ज कर लो। और जो ये पेनल्टी है ये कौन लागू करेगा? ये पेनल्टी एक एजुकेटिंग ऑफिसर यहाँ पर लागू करेगा। दोस्तों ये आपने ध्यान में रखना है। एजुकेटिंग ऑफिसर मतलब जो हमारे स्टेट पर्सनल डायरेक्टर या सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो गए, टेक्निकल रिव्यूअर ऑफिसर हो गए, हेयरिंग ऑफिसर हो गए, जो भी ऑफिसर्स यहाँ पर हायर करे जाएंगे, ज़्यादातर जो हमारे सिविल सर्विस ऑफिसर्स हो गए, तो वो ऑफिसर्स क्या करेंगे, वो यहाँ पर इसके ऊपर लागू करने का काम करेंगे। कोई अपराध हुआ है तो पेनल्टी लागू करने का काम इन एजुकेटिंग ऑफिसर्स को दे दिया जाए। और ये एजुकेटिंग ऑफिसर्स कौन अपॉइंट करेगा? हमारा मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अपॉइंट करेगा। यानी जैसे कोई एग्रीकल्चर सेक्टर का जो हमारा एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, वो अगर किसी एजुकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगा तो वो एजुकेटिंग ऑफिसर क्या करेगा? इस पर्टिकुलर केस में पेनल्टी लगाने का काम करेगा। ठीक है, तो मतलब जुडिशियल सिस्टम से काफ़ी दूर जा रहे हैं, जज के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जो अलग अलग मंत्रालय हैं सरकार के अंडर में आ रहे हैं, सरकार अपने हिसाब से यहाँ पर क्या कर रही है, जो है सारे अपराध को टैकल करने की कोशिश कर रही है। किसी के ऊपर फाइन लगाना है तो फाइन लगाने के लिए भी जो यहाँ पे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको लेकर आ चुके हैं। इस बिल का मेन मकसद है कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना। क्या इंट्रोड्यूस करना? कंपाउंडिंग ऑफेंस। अब ये पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस होता क्या है? देखो दोस्तों, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस मतलब ये होता है वो अपराध जो कि कॉम्प्रोमाइज़ हो सकें। मतलब कोई अपराध है, कोई कंप्लेनेंट है, भाई यहाँ पर वो आया था कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत बैठे, बातचीत, कॉम्प्रोमाइज़ करवाया, काम ख़त्म, नहीं करी उसने कंप्लेंट। जबकि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होते हैं जो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए जा सकते, वो सीरियस ऑफेंस होते हैं। समझ गए? तो इस बिल का मेन मकसद है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ वाला जो सिस्टम है उसको लेकर आएँ। कुछ प्रोविजंस के अंदर में, कुछ प्रावधानों के अंदर में हम क्या करें, कॉम्प्रोमाइज़ वाला सिस्टम लेकर आएँ, जिसका मतलब ये होगा कि जो ऑफेंडर्स होंगे, जो अपराध करे हुए हैं, वो अपने केस को सेटल कर सकते हैं कुछ अमाउंट पे करके। कोर्ट ट्रायल की आवश्यकता ही नहीं, आप कोर्ट वगैरह जाओगे ही नहीं, आप पहले से यहाँ पर पेमेंट वगैरह करके मामला निपटा सकते हो। तो इस बिल ने जितने भी ऑफेंसेस है, पेनल्टीज़ हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट के अंदर में, उनको भी हटा दिया, उनको भी रिमूव कर दिया है। बोला ये एक्ट बहुत पुराना है, 1898 का, बहुत पुराना है। इस चक्कर में आज के कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चक्कर में ये पूरा का पूरा एक्ट के रिगार्डिंग सारे अपराध वगैरह सब हटा दिए इन्होंने। तो आप समझ रहे होंगे इस बिल का मेन मकसद क्या है, कि जो हमारे अलग अलग लॉज हैं, कौन कौन से लॉज हैं, मैं आपको लॉज बता देता हूँ। तो इस बिल में कौन कौन से कानून को कवर किया गया है? हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हो गया, जंगल को लेकर जो अपराध होंगे उसको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसको भी यहाँ पर इतना डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाए। फिर उसके बाद में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 को भी इसकी बिल के अंदर में रखा गया है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कॉपीराइट एक्ट 1957, पेटेंट्स एक्ट 1970 और रेलवेज एक्ट 1989। देन उसके बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। ये सारे जो एक्ट्स हैं, ये सारे जो कानून हैं वो इस बिल के अंदर में कवर करे गए। इस बिल के अंदर जो ये सारे कानून है, आपको पता है इन कानून के अंदर में अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, अलग अलग प्रावधान होते हैं। तो उन्हीं प्रावधानों को यहाँ पर बदल कर बोला जा रहा है कि उनमें जो ऑफेंस है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाए, कंपाउंडेबल ऑफेंस में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इसका कोई फ़ायदा वगैरह होगा क्या, इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं? देखो, बोला ये जा रहा है ये जो बिल है ये कहीं ना कहीं वाकई में जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है इसके ऊपर प्रेशर को कम कर सकता है। क्योंकि पहले छोटे छोटे केसेस कोर्ट में रजिस्टर हो गए, अब वो केसेस रजिस्टर होंगे ही नहीं, तो जो पेंडिंग ऑफ केसेस का पूरा मामला है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आपने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके उस मामले को रफा दफा कर सकते हैं। इससे यहाँ पर सीधा ये होगा जो हमारा सिटीज़न, बिजनेस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये बिना किसी डर के, बिना किसी अपराध मतलब बिना किसी जेल के डर के आराम से काम कर सकते हैं। समझ गए? तो ये बिल कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये इस तरीके से काम करेगा, इस तरीके से बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन इस बिल को लेकर कुछ चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं। बोला जा रहा है कि जो जन विश्वास बिल है ये पूरी तरह से जेल को पेनल्टी के साथ में रिप्लेस करना चाहता है, जो कि यहाँ पर इनफ नहीं है डीक्रिमिनलाइजेशन के लिए। क्योंकि एक्सपर्ट्स यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो ये बिल है ये पूरी तरह से डीक्रिमिनलाइज नहीं कर रहा है, ये क्वासी डीक्रिमिनलाइजेशन की तरफ है। इसमें भी ज़्यादा और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अगर आपको पूरी तरह से इसको डीक्रिमिनलाइज करना है। तो इस प्रकार की कुछ चिंताएं व्यक्त की गई हैं। तो ये जो बिल है ये आपने समझा, लेकिन अब राइटर क्या बोलते हैं दोस्तों, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, ये इम्पॉर्टेंट है। राइटर ने एक मेन पॉइंट उठाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बिल है ये बिल जुडिशरी से जो पावर्स है उसको यहाँ पर छीनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है। भाई जुडिशरी की पावर अलग है, एग्जीक्यूटिव की अलग है, लेजिस्लेटिव की अलग है। लेजिस्लेटिव की पावर से कानून बनाने की, एग्जीक्यूटिव है उसको लागू करने की, जुडिशरी की पावर है यहाँ पर देखने की कि वो जो कानून है सही से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा कंट्रोवर्शियल जन विश्वास एक्ट है 2022 का, इसने हाल ही में पार्लियामेंट के अंदर में यहाँ पर एक तरीके से लॉ का रूप लिया, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं स्टार्ट हो चुकी हैं। राइटर बोलते हैं कि देखो
सबसे बड़ा जैसे कि यहाँ पर जो हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, एयर पोल्यूशन का जो एक्ट है, इसमें जो पनिशमेंट ऑफेंस है, ठीक है, इसमें जो पनिशमेंट है, जो ऑफेंस है, जो अपराध था पहले जेल जाने का, उस अपराध को ये पेनल्टी के साथ में बदल लें कि भाई वो अब जेल नहीं जाएगा इंसान। अगर कोई अपराध करता है, छोटा ऑफेंस करता है, तो उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज करके उस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन ये बताओ, क्या पेनल्टी चार्ज करने से और पेनल्टी चार्ज करने की जो पावर है वो सीधा सीधा आप ब्यूरोक्रेसी को दे रहे हो, हमारे सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को दे रहे हो, जबकि ये सारी पावर्स कोर्ट के पास में होनी चाहिए थी। भाई ये पावर कोर्ट के पास में होनी चाहिए थी ना, कि अगर कोई डिस्प्यूट है दो पर्सन के बीच में, यहाँ पे आप पेनल्टी को भी लगा रहे हो या फिर किसी से कंपनसेशन ले रहे हो, तो ये पावर भी हमारे कोर्ट के पास में होनी चाहिए थी। ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या सेपरेशन ऑफ पावर्स है? नहीं है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर मेंशन किया गया सेपरेशन ऑफ पावर्स का। सेपरेशन ऑफ पावर मैं आपको फिर से बताता हूँ कि सबकी ताकतें अलग हैं। जो हमारा लेजिस्लेटिव है उसका क्या काम है? कानून को बनाने का। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? उस कानून को लागू करने का। और जुडिशरी का क्या काम है? वो देखना वो कानून सही से इम्प्लीमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ये एक दूसरे के पावर में दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इस बिल के माध्यम से क्या देख रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। और कैसे उपयोग किया जा रहा है? पहली चीज़ यहाँ पर राइटर ने मेंशन की है कि भाई अलग अलग जो मंत्रालय हैं, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको ये पावर दे दी गई कि ये अपना खुद का जुडिशियल ट्राइब्यूनल बनाएंगे, जुडिशियल फंक्शन खुद से परफॉर्म करेंगे। जज का जो मतलब काम है वो खुद से मंत्रालय करने वाले हैं। तो ज़्यादा ट्राइब्यूनल्स को बनाया गया, और उन ट्राइब्यूनल्स को बनाने के बाद में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं अपॉइंट कर लिया गया, उसमें एक टेक्निकल मेंबर के तौर पर। अब जो भी काम है, जो भी यहाँ पर लागू करना है, पेनल्टी लागू करनी है, कुछ इंप्लीमेंट करना है, वो सब किसके ऊपर चला गया? उन ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में चला गया, जबकि होना चाहिए था जज के हाथ में। समझ गए? सेकंड जो चीज़ यहाँ पे राइटर ने बोली है कि जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं एजुकेटरी ऑफिसर का जो रोल है वो बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। एजुकेटरी ऑफिसर, जैसे मैंने आपको बताया, ब्यूरोक्रेसी का रोल यहाँ पर इंप्रूव करना स्टार्ट कर दिया है। कई सारे कानून, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले लो, राइटर ने यहाँ पे बोला कि भाई आप पीएमएल एक्ट को देख लो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2001, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। भाई ये 3 कानून हैं। तीनों कानून में जो एजुकेटरी ऑफिसर है, जो है, इसको सबसे ज़्यादा पावर दी गई है। वो एजुकेटरी ऑफिसर क्या कर सकता है कि अगर इन तीनों कानून के उल्लंघन में कोई केस आता है तो उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज करने का काम उसी एजुकेटरी ऑफिसर के पास में है। तो इस बात को यहाँ पे आप समझ रहे होंगे। नाउ अगेन, भाई जुडिशियल फंक्शन का आ गया यहाँ पे राइटर का कहना है क्या जुडिशियल फंक्शन का कोई रोल नहीं है यहाँ पर? क्या जुडिशरी है उसको पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए थी इन केसेस के अंदर में? क्योंकि अगर कोई डिस्प्यूट हुआ भी तो वो कोर्ट के अंदर जाता, कोर्ट यहाँ पर इसको हैंडल करता। समझ गए? तो ये यहाँ पर एग्जैक्टली बोला जा रहा है। तो राइटर ने बोला कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जब हम बात करते हैं जुडिशियल फंक्शन की, तो आप ये देखो, जुडिशियल फंक्शन में जो कोई भी पर्टिकुलर केस है ना, वहाँ पर आपने यहाँ पे किसी को पनिशमेंट देना है या किसी के ऊपर कंपनसेशन चार्ज करना है, किसी के ऊपर पेनल्टी चार्ज करनी है, तो वो काम जुडिशियल फंक्शन, और जुडिशियल फंक्शन का यहाँ पर एक सबसे बड़ा एसेंस है ये चीज़। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार क्या बोल रही है कि जज के ऊपर ये बर्डन पड़ रहा है और कोर्ट के ऊपर बर्डन पड़ रहा है। इस कोर्ट के बर्डन के बेसिस पर ये जो नाम देकर क्या हुआ, सरकार ने ये जो लॉज हैं ये अपने हाथ में ले लिए। सरकार कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जज को, मतलब जुडिशियल फंक्शन जो है, इस प्रकार से उनको ट्रीट नहीं कर सकती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो उनके जो काम है, गवर्नमेंट का जो वर्क है, जो फंक्शंस है वो अलग है, जुडिशरी फंक्शंस अलग हैं। लेकिन राइटर बोलते हैं कि जो ये जन विश्वास एक्ट है ये ब्यूरोक्रेट्स को थोड़ी ज़्यादा पावर्स दे रहा है, वो यहाँ पर पेनल्टी को चार्ज कर सकेंगे। तो ये कहीं ना कहीं संवैधानिक तौर पर ये गलत किया जा रहा है इस एक्ट के अंदर में। और जो सबसे बड़ा मुद्दा या सबसे बड़ा जो इशू है राइटर के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पर यह है कि ये चिंता करते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ इंडिया सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर पूरी तरह से खड़ा हुआ है। ठीक है, और वो सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं होंगी तो फिर यहाँ पर जुडिशरी का कोई रोल आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो ये बेसिकली यहाँ पर इनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जनविश्वास एक्ट को लेकर। नाउ आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। जो अगला आर्टिकल है ना, अब दोस्तों यहाँ पे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको बताता हूँ फिलहाल क्या है। मणिपुर में जो रिसेंटली हादसा हुआ था उससे आपको दुख भी होगा और गुस्सा भी बहुत आएगा। जो वीडियो शेयर किया गया था अभी कुछ दिनों की पहले की बात है, कुछ इमेजेस और ग्राफिक कंटेंट निकल कर आए थे। जो कुकी विमेन हैं इनको नेकेड करके परेड करवाया गया एक मॉब के थ्रू, एक भीड़ के थ्रू, जिसमें 800-900 लोग थे। फिर उसके बाद में उनके साथ में गैंग रेप हुआ और कहीं ना कहीं वो वीडियो देखकर देश रोने लगा। देश रोया, एक शर्म हम लोगों ने देखी, प्लस हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं ये जो हुआ है इंसिडेंट, इसको देखकर लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी यहाँ पर देखने को मिला।
ऐसा होना नहीं चाहिए था भारत के अंदर में। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हाँ इस प्रकार का वीडियो कभी देखने को मिलेगा, वो भी इंडिया से निकल कर आएगा। इससे इंडिया की जो छवि है वो भी ख़राब होती हुई नजर आएगी इंटरनेशनल वर्ल्ड में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राइटर ने ये मेंशन किया है कि इतना कुछ हुआ मणिपुर के अंदर में, लेकिन जो एक्शन लेने का तरीका है वो बहुत सॉफ्ट है। अलग अलग जो बॉडीज़ हैं उन्होंने यहाँ पर एक्शन जो लिया है वो बहुत सॉफ्टली लिया है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे राइटर ये बोलता है कि भाई क्वेश्चन ये उठता है, जो मेन क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये इंसिडेंट हुआ था, 4 मई का इंसिडेंट था, ये 2 महीने बाद वीडियो रिलीज़ हुआ है, और वीडियो रिलीज़ होने के बाद में जिसने ये हरकत की उसको अरेस्ट किया गया है। जो लोग थे जो मेनली वीडियो में दिखाई दे रहे थे उनको अरेस्ट कब किया गया? वीडियो रिलीज़ होने के बाद 2 महीने बाद। ऐसे कैसे यहाँ पर ये जो पूरा फंक्शन है जो स्टेट का वो कैसे काम करेगा? राइटर ने बोला कि जो पता है जो एरिया है ना, जिस एरिया में ये पूरा का पूरा परेड करवाया गया था, जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, वो एरिया नांगपोक सेकमई से थोड़ी सी दूर है। ये जो जगह है, यहाँ का जो पुलिस स्टेशन है, इसको साल 2020 में केंद्र सरकार ने बेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया था। यानी जो ये पूरी घटना हुई है मणिपुर के अंदर में, वहाँ से ज़री सी दूर, कुछ किलोमीटर दूर, कुछ क्या 1 किलोमीटर दूर बोला जा रहा है, एक पुलिस स्टेशन है जिसको 2020 में केंद्र सरकार ने बोला था ये बेस्ट पुलिस स्टेशन है हमारे इंडिया का। तो उस पुलिस स्टेशन का रोल था वहाँ पे निभाना। वो लीडरशिप, वो पुलिस स्टेशन ने सही से काम क्यों नहीं किया? एफआईआर जो लॉन्च की गई उस व्यक्ति के खिलाफ जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, वो 2 महीने बाद क्यों लॉन्च हुआ? यहाँ पर कहीं ना कहीं इतना ही नहीं, जो हमारी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए पूरा कमीशन बनाया गया है, इस कमीशन के पास में काफ़ी सारी डिटेल कंप्लेंट्स आ रही थी। जब इसके ऊपर सवाल उठाए गए तो इस कमीशन ने बोला कि हमने तो यहाँ पे क्या हुआ, मणिपुर के स्टेट से बोल दिया था कि भाई हम उन्होंने एक्सप्लेनेशन डिमांड की थी। मणिपुर का जो स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो बनाया गया है, उनसे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मांगा इन सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? फिर वही चीज़ टालना। तो हर चीज़ कहीं ना कहीं सॉफ्टली ली जा रही है। जहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से एक्शन लेना था उसको सॉफ्टली लिया गया। इस चक्कर में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये बवाल है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ चले जा रहा है। दूसरी चीज़, इसका असर केवल इंडिया के अंदर नहीं हो रहा है, इसका असर आने वाले समय पर फ्यूचर में हम देख सकते हैं। भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब आपको पता होगा, जैसे ये इंडिया है, इंडिया के अलावा यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा ईस्टर्न है, ये ईस्टर्न साइड है। ईस्टर्न साइड में कई सारी कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के साथ में हम अपनी पार्टनरशिप को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसी को हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोलते हैं। तो बोला यह जा रहा है कि जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हमारी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ में रिलेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय पर सफ़र करेंगे। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो कि यहाँ पर अलग हमारे पूरे ईस्टर्न वर्ल्ड को जोड़ने का काम करता है भारत से, समझ गए? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे जल्द निपटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप अब अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। दूसरी चीज़, मेंस का क्वेश्चन हम ले ही चुके हैं। फटाफट प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि 2 स्टेटमेंट्स आधार कार्ड को लेकर बताओ, दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ना पहला सही है ना दूसरा सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर गलत देखने को मिल जाते हैं। जो आधार कार्ड है उसका हम लोग यहाँ पर यूज़ एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप या डोमिसाइल के तौर पर नहीं कर सकते, और एक बार आधार कार्ड जारी कर दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि जो नंबर है उसको डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता, हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ना उसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।